मैं इकोसिस्टम का आउटलाइन दिया था, लेकिन मैं आज चाह रहा हूँ थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे कि इकोसिस्टम में हम कुछ पार्ट्स को डील करेंगे। तो जैसे इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम का हमें देखते हैं कि इकोसिस्टम का एक जो फुल फ्लेजेड जो डिफिनेशन होता है, तो इसमें होता है कि एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया interact with physical environment so that flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity, material cycle within the system is known as ecosystem. तो इसमें एनी यूनिट से कोई भी हम यूनिट ले लेते हैं, एनी यूनिट पहला वर्ड आता है कि एनी यूनिट। तो यूनिट में एक ट्री भी हो सकता है, मैन मेड इकोसिस्टम के तहत एक इक्वेरियम भी आ सकता है, और वह अमेजन का बहुत बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है जिसको कि अर्थ का लंग्स कहा जा सकता है। तो एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो प्लांट और एनिमल, तो इसमें इसका मतलब होता है कि जो भी धरती पर जो भी बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर आ गया। तो एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि बायोटिक का मतलब हो गया कि जो भी चीज है जो कि लिविंग है वो बायोटिक हो गया। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया ए बायोटिक। तो एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी इकोसिस्टम में होना चाहिए। ये इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, द फ्लो ऑफ एनर्जी। लीड्स टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर हो गया। तो देख रहे हैं कि किसी भी यूनिट में बायोटिक फैक्टर होगा, ए बायोटिक फैक्टर होगा। तो बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर के साथ उसमें चीजें जो होती है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और बायोटिक डाइवर्सिटी, बायोटिक डाइवर्सिटी। फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स टू ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी और मटेरियल साइकिल, मटेरियल साइकिल। तो इतने चीजों को हम लोग देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आए कि एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म interact with physical environment so that flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity, material cycle within the system is known as ecosystem. तो अब हमें देखते हैं कि यूनिट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई एक एक्वेरियम भी हो सकता है, कोई एक ट्री भी हो सकता है, और कोई पूरे बड़ा सा फॉरेस्ट भी हो सकता है, कोई डिजर्ट भी हो सकता है। इसके बाद जो ए बायोटिक कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया कि केवल बायोटिक ही नहीं बल्कि बायोटिक के सर्वाइवल के लिए सॉइल की आवश्यकता है, एयर की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है। तो ये सारे ए बायोटिक फैक्टर्स के तहत आते हैं। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होता है, जैसे कि हम इकोसिस्टम में देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का कंसेप्ट है मुख्य रूप से। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि जो लोग खाना अपना अपने बनाते हैं, और जो दूसरे खाना पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो दूसरी चीज पर डिपेंडेंट होते हैं, वो बनाए गए खाने पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें जो भी हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो होता है कि वो CO2 के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस चीज को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उस फोटोसिंथेसिस में हमें देखते हैं कि जो पहले जो प्लांट जो अपना भोजन तैयार करता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होता है। और इन्हीं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के
मतलब एल्गी फंगी से लेकर के टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो भी चीज होते हैं, तो वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो उसको कंज्यूम करने वाले होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर जो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर होते हैं, जो सेकंड लेवल के कंज्यूमर होते हैं, जो थर्ड लेवल के कंज्यूमर होते हैं, जो फोर्थ लेवल के कंज्यूमर होते हैं, तो कंज्यूमर के कई स्टेप्स होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया, उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे कि फंगी को छोड़ करके सारे ही लगभग जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड अपना तैयार करते हैं। तो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ भी क्लोरोफिल है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा और वहाँ फूड का प्रिपरेशन होगा। और इस फूड्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो भी हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कि आपका रैबिट्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, तो ये हो जाते हैं कंज्यूमर हो जाते हैं। इनको भी खाने वाले कुछ हो जाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि रैबिट्स को खाने वाले उल्फ हो गए, भेड़िया हो गए, जो भी हो गए, तो कुछ लोग उनको खाते हैं। तो इसके बाद से आगे बढ़कर देखते हैं कि इसको भी खाने वाले होते हैं। तो इनको खाने वाले सपोज कीजिए कि लायन हो गए, और ये फिर ये डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का डेथ होता है तो ये डिकम्पोज करते हैं और वहां पर एक चेन चलता है। और यहाँ पर देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी जो हम बता रहे हैं, सपोज कीजिए कि हर स्टेप पर एक 10% होता है, लेस होता है, मतलब 10% नेक्स्ट स्टेप में पहुंचता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2000 कैलोरी है, 2000 कैलोरी है, 2000 कैलोरी का 10% हो गया कि नेक्स्ट स्टेप में वह 200 कैलोरी आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में वह 20 कैलोरी आएगा। तो इस ढंग से एनर्जी फ्लो होता है। इसी को लॉ ऑफ इकोलॉजिकल टीथे भी कहते हैं और इसको 10% लॉ भी कहते हैं। अब देखिए कि जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है, कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में ही हुआ कि जो एक लेवल होता है जिस तरह से ग्रेजुअल गिरावट होता है इसमें, और इसी में आता है फिर नेक्स्ट बायोटिक डाइवर्सिटी। तो बायोटिक डाइवर्सिटी एक बड़ा टॉप चीज है इसमें, बायोटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि जो भी अर्थ का एज है, तो धीरे धीरे इवोल्यूशनरी ट्रेंड में प्लांट का, एनिमल का, सबका जो डेवलपमेंट हुआ है, और तरह तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, ये सारे बायोटिक डाइवर्सिटी के तहत आते हैं। इसी में हम ये देखते हैं कि चाहे वो कोई भी मिनरल हुआ, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। कि किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए जब देखते हैं कोई भी प्रोड्यूसर है या कोई भी कंज्यूमर है या कोई भी, तो सब में और देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें एक चेन चलता है। वह चेन के तहत सारे मटेरियल का फ्लो होता है। इसमें कि कार्बन होगा, गैसेज में मान लीजिए नाइट्रोजन साइकिल चल सकता है, ऑक्सीजन साइकिल चल सकता है, कार्बन साइकिल चल सकता है, फॉस्फोरस साइकिल चल सकता है, जितने मिनरल वगैरह होते हैं, जितने गैसेज होते हैं, सबके साइकिल चलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल हो सकता है। तो ये इस ढंग से मटेरियल साइकिल और गैसियस साइकिल होता है, साइकिल चलते हैं। अब इसमें हम एक चीज को आज लेते हैं, जैसे कि बायोटिक डाइवर्सिटी। तो ये जो बायोटिक डाइवर्सिटी है, तो हमें देखते हैं कि लगभग ये मिलियंस में बायोटिक डाइवर्सिटी है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म, एक लोअर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि शुरू होता है जहाँ यूनिसेलुलर से, अमीबा से शुरू होता है, चाहे बैक्टीरिया से शुरू होता है, और होते मैमल तक, हम लोगों तक, जो हम लोगों का है बोटेनिकल नेम, फिजियोलॉजिकल नेम कि होमो सेपियंस, यहाँ तक का डेवलपमेंट है। तो इस ढंग का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि जो बायोटिक डाइवर्सिटी है, तो बायोटिक डाइवर्सिटी कैसा है। बायोटिक डाइवर्सिटी जैसे कि इसमें जिसका जो लेवल होता है बायोटिक डाइवर्सिटी का, तो बायोटिक डाइवर्सिटी में जो भी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में, तो यह 3 पार्ट में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो लेवल का कि बायोटिक डाइवर्सिटी का है, तो एक होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखते हैं कि कोई एक स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज का भी
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता है। कोई एक स्पेसीज ले लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैन ही है, तो सबका डीएनए सेटअप एक ढंग का नहीं होता है। डीएनए एक्चुअली जो हमारा कहिए कि जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें कि शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरासिल आता है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक स्पीसीज में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई आइडेंटिकल ट्विंस है, कोई जुड़वा भाई है, तो जुड़वा भाई की जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम होता है। जुड़वा भाई का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम होता है, तो वैसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भले हम लोग फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये एक स्पीसीज का एक ही होगा। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वह एक स्पीसीज के तहत जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होता है। कहने का मतलब एक स्पीसीज के भीतर भी जीन डिफर करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, सबका डीएनए सीक्वेंस एक ढंग का नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट जो भी स्पीसीज होते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी होता है। और तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या ऑब्लिक में कहे कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इसलिए कि कम्युनिटी में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एज वेल एज कम्युनिटी, ये डाइवर्सिटी होता है। अब इसमें भी ये जो होता है कि ये लेवल ऑफ डाइवर्सिटी मेजर करने का ये तरीका होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो हम आगे देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी में हमें देखते हैं कि आगे चल करके अगर इसका हम नंबर के आधार पर ट्रेस करते हैं कि किस कम्युनिटी में कितनी संख्या है, तो उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर जो नंबर के आधार पर अगर हम मेजर करते हैं, नंबर के आधार पर, प्रोपोर्शन के आधार पर, तो वहाँ जैसे कि सेम इकोसिस्टम है, सेम अगर है तो सेम स्पीसीज के तहत होता है उसमें कि सेम स्पीसीज के तहत हम जो मेजर करते हैं तो उसमें होता है अल्फा डाइवर्सिटी। अगर 2 के तहत हम लोग कंपेयर करते हैं तो होता है बीटा डाइवर्सिटी। और जब हम पूरे इकोसिस्टम का एक रीजन का जो कंपेयर करते हैं तो वहाँ होता है गामा डाइवर्सिटी। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, ये नंबर के आधार पर, ये प्रोपोर्शन के आधार पर इसको हम लोग करते हैं, डाइवर्सिटी को हम लोग मेजर करते हैं। अब है कि जो भी प्लांट का जो भी डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी जरूरी है, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए डाइवर्सिटी जरूरी है। और इकोसिस्टम में वो क्षमता होती है कि अपने आप को वह नेचुरल कंडीशन में अपने आप को रीस्टोर कर लेता है, इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस। तो हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी का जो लॉस होता है, तो डाइवर्सिटी लॉस के पीछे भी रीजन होता है। वह रीजन मैन मेड भी हो सकता है, और वह रीजन जो होता है, वह जो कारण हो सकता है, वह जो कॉज हो सकता है, वह जो लॉस ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी है, जो लॉस ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी है, तो बायोटिक डाइवर्सिटी के लॉस होने के पीछे जो रीजन हो सकता है वह मैन मेड भी हो सकता है और वह नेचुरल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो ये सब ऐसे कारण हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, तो ये सब ऐसे कारण हैं कि नेचुरल लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, या जो भी हमारी गतिविधि के चलते जो डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, तो इसके चलते भी डाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो अभी देखा जाए कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कई ऐसे मतलब स्पीसीज हैं जो कि आपको उनका मतलब लॉस हो रहा है, चाहे वो इंडेंजर्ड है या उनकी संख्या कम हो रही है या वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इस तरह की बातें आती है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी लॉस है या एक्सटिंक्ट होने की बात है या कम होने की बात है या खतरे में है, तो
तो इसके पीछे उसको कंजर्व करने की बात आती है कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सरकार के द्वारा भी इसका प्लानिंग किया जाता है, और इसमें चूंकि कारण मैन मेड है और कारण मान लीजिए कि नेचुरल भी है, तो मैन मेड कारण ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा है बायोडाइवर्सिटी के ये होने में। ऐसे नेचुरल कॉज भी कई रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो कि धरती से विलुप्त हो गए, डायनासोर से लेकर के, और अभी भी कई चीज़ें विलुप्त हो गई। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक होता है XC2 और दूसरा वर्ड है InC2। XC2 और InC2 ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दो तरीके हैं। तो InC2 का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है, कहीं भी मान लीजिए नेशनल पार्क के रूप में या कहीं भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या किसी भी एरिया को गवर्नमेंट के लेवल पर मान लीजिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं InC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। InC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन जब भी हम दूसरे स्तर पर मतलब कि दूसरे हैबिटेट में जाकर के उस चीज को कंजर्व करते हैं, इसको कहता है XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि मान लीजिए कि सीड बैंक बना करके हमने किया, या सपोज कीजिए कि अभी गंगा में रिवर गैंजेज में घड़ियाल है वहां पर, तो उस घड़ियाल को हमने शिफ्ट कर दिया मध्य प्रदेश के नदियों में, राजस्थान के नदियों में, या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नदियों में। तो ये होता है XC2 कंजर्वेशन। क्योंकि जो क्रोकोडाइल जो भी होते हैं, तो क्रोकोडाइल से हट करके जो मगरमच्छ होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं, तो गंगा में एक विशेष तरह के होते हैं, तो उसको कंजर्व करने के लिए किसी दूसरी नदियों में डाल दिए, MP के नदियों में, दूसरे नदियों में, राजस्थान की नदियों में डाल दिए, तो हुआ XC2 कंजर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए कि जो अंडमान निकोबार के जो करैत सांप हैं, तो उसको कंजर्व करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पेशल किस्म का एक स्नेक होता है रेड सैंड बोआ। इसको आप लोग देखोगे तो एक स्नेक है जो कि काफी अलग ढंग का लगता है देखने में, इसको काफी आगे से पीछे तक वो रेड सैंड बोआ जो स्नेक है, तो इसके बारे में कई गलतफहमी है। मार्केट में कुछ गलत इस ढंग का अविश्वास है कि इससे सेक्स पावर बढ़ता है, या दवाएं बनती है, या कुछ तांत्रिक प्रयोग होता है। तो रेड सैंड बोआ को भी कंजर्व करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है, या अंडमान निकोबार का जो करैत है इसको करने के लिए। इसी ढंग से कई ऐसे एनिमल्स है, कई ऐसे चीज हैं, कई ऐसे प्लांट भी हैं जिसका कि InC2 और XC2 इस ढंग का कंजर्वेशन होता है। तो इस ढंग के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सारे प्लान होते हैं। अब इसमें यह है कि ये जो भी चीजें जो विलुप्त हो रही है, जो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इस पर भी 1966 में जो इंटरनेशनल जो फोरम है हमारा, तो उसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है कि ये प्लांट, ये चीज, ये ऑर्गेनिज्म खत्म होने के आगार पर है, तो इसको रेड डाटा बुक है। तो रेड डाटा बुक में दो ढंग की बातें आती है, एक होता है ग्रीन पेज होता है और एक होता है पिंक पेज होता है। तो ग्रीन पेज में वो चीजें होती है जो कि पहले तो इंडेंजर्ड था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था पहले, लेकिन अब वो रीस्टोर हो गया है, अब वो थ्रेटेंड नहीं है, तो उसको ग्रीन पेज में डाल दिया गया है। और जो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उसके लिए किया गया है कि इसको पिंक पेज में डाला गया है। तो ये 1966 में स्विट्जरलैंड की संस्था है, 1966 में स्विट्जरलैंड की संस्था है जो कि ये रेड डाटा बुक जारी की, और इसमें पिंक पेज और ग्रीन पेज है, जिसके द्वारा सरकार के स्तर पर इसको कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है कि ये सारे जो भी ये हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनको बचाया जाए। तो इसमें देखिएगा कि सबसे इस पर कुछ मेजरमेंट का तरीका होता है। जैसे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, तो पहला कैटेगरी होता है कि एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त हो गए, वो हैं ही नहीं, वो विलुप्त हो गए। तो पहला कैटेगरी होता है कि एक्सटिंक्ट मतलब मान लिया जाता है। सेकंड कैटेगरी जो होता है एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड, कि पूरे संसार में अब कहीं है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में चीते विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, फिर लाया गया, बाहर से लाया गया, तो
वो कुल्लू रिजर्व पार्क में लाया गया वहां पर, तो मान लीजिए तो था एक्सटिंक्ट कि अब कहीं है ही नहीं, इंडिविजुअल भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। दूसरा होता है कि एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड, मतलब संसार में अब कहीं है ही नहीं, संसार में वो चीज वो स्पीसीज कहीं है ही नहीं, तो एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड होता है। इसके बाद से अगर एक डिकेड के भीतर, एक डिकेड के भीतर अगर 90% अगर खत्म हो गए वो ऑर्गेनिज्म, तो इसको कहा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर एक सप्ताह के भीतर अगर वो चले गए, वो खत्म हो गए 90%, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब मात्र 10% के आसपास बचे हुए हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाते हैं। इसी ढंग से मान लीजिए कि 70% हैं तो थ्रेटेंड है, 70% है तो इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है। वैसे ही अगर वो लेवल मान लीजिए कि 50% पर आ गया तो वल्नरेबल है। तो इस ढंग से कैटेगराइज किया गया है। जो बहुत सारे हैं उसका तो मेजरमेंट होता ही नहीं है, उसको तो मान लिया जाता है कि ठीक है इसको लेकिन जहाँ कम हो गई तो वहाँ इस ढंग से हम लोग करते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक ना। इसी ढंग से नीचे कैटेगराइज करते हुए थ्रेटेंड है, चाहे लगते हैं कि हाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डाटा सफिशिएंट है, तो इस ढंग से कैटेगरी किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ये बहुत जरूरी है। तो आज इकोसिस्टम में हम लोग ये देखें कि जो भी ये बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर में जो बायोडाइवर्सिटी की बात है, तो बायोडाइवर्सिटी पर हम चर्चा किए हैं। इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बारे में और मटेरियल साइकिल के बारे में। क्योंकि इकोसिस्टम में एक बहुत मेजर पार्ट सारे चीज आ जाते हैं। तो आज हम बायोटिक फैक्टर के बारे में चर्चा किए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।